गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिस सीरीज को हमने शुरू किया था उसकी को कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो इंडिया पे किस तरीके से शासन स्थापित करती है। उस सीरीज में आज हम करने वाले हैं बंगाल। बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वास्तविक शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू होता है वो यहीं से होता है। यहाँ पर बंगाल में जो उस समय का बंगाल था, वहाँ पर 3 चीजें जुड़ी हुई थी। एक उड़ीसा, बिहार और बंगाल। बंगाल में आज का जो बांग्लादेश है वो भी इसी में जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो बिहार है, जो बंगाल है, उस बंगाल के थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1707 में क्या होता है? 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब इस डिक्लाइन के बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय जो पावर्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाती है, और इन्हीं क्षेत्रीय पावर में एक होती है बंगाल। 1707 में होता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 1707 में बंगाल को स्वतंत्र बना लेता है। ठीक है, 1707 से 1727 तक ये यहाँ पर शासन करता है। अब बंगाल को पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो शासक हैं, जो किंग्स हैं, उन्हें पढ़ना जरूरी है। जैसे कि इनमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला आपका मुर्शीद कुली खां, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद आता है मीर जाफर और मीर कासिम। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट किंग्स। अब मुर्शीद कुली खां यहाँ पर आजाद कराता है। अलीवर्दी खां ये आगे यहाँ पर शासन करता है। 1740 से लेकर 1756 तक इसका यहाँ पर शासन होता है। और 1756 में क्या होता है, सिराजुद्दौला यहाँ पर किंग बन जाता है। इसका उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला किंग बनता है। अब जब सिराजुद्दौला किंग बनता है तो ब्रिटिश के साथ फिर जो होता है लड़ाई होना, ब्रिटिश के साथ विवाद होना, कंट्रोवर्सी होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। क्या होता है कि 1717 में, यहाँ पे 1717 में 1717 से 1727 में मुर्शीद कुली खां आजाद करता है। 1717 में क्या होता है, फर्रुखियत जो मुगल शासक होता है, फर्रुखियत, वो एक दस्तक पास करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक पास करता है। उसका मतलब होता है कि आप सिर्फ साल में 3000 रुपए देकर फ्री में ट्रेड कर सकते हैं पूरे बंगाल में। ठीक है, बंगाल में यहाँ पर फ्री में ट्रेड किया जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको देने होते हैं। अब क्या होता है कि इससे यही जो दस्तक होता है, दस्तक पास जो उनके पास होता है, यही आगे जाके प्रॉब्लम का सबसे मेन रीजन बनता है। क्या होता है कि जो दस्तक होता है वो दोनों ही, जैसे जितने भी सिराजुद्दौला से पहले के जितने भी किंग होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम का बेस बना हुआ रहता है। मुर्शीद कुली खां को भी इससे प्रॉब्लम होती है, अलीवर्दी खां को भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिराजुद्दौला जब किंग बनता है तो क्या होता है कि बहुत यंग किंग होता है। एक रीजन तो ये होता है, और दूसरा रीजन ये होता है कि इस दस्तक के साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कलकत्ता में जो उनका फोर्ट होता है उसकी किलेबंदी करना शुरू कर देती है। अब आप ये बात बताइए कि आप एक जगह पर रह रहे हैं, आपको
एक व्यापार करने के अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद जिसके आप घर में रह रहे हैं उसकी इजाजत के बिना उस घर को तोड़ना, उस घर को बनाना, उस घर की किलेबंदी करना, फोर्ट बनाना आप शुरू कर देंगे। और एक किंग जो पावर में है तो किस तरीके से वो इस बात को सहेगा। आज भी अगर आप कोई जमीन लेकर उस पर गैर अधिकार बनाकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो क्या गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगी, गवर्नमेंट आपसे बात नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या यही हुआ, सिराजुद्दौला उन्हें नोटिस भेजता है कि आप जो ये कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे हैं ये आप करना बंद करें। और यहाँ पर लेकिन जो अंग्रेज होते हैं इस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और वो फिर से कलकत्ता पे किलेबंदी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्या रीजन होता है, इसके अलावा रीजन होता है कि सिराजुद्दौला के जो दुश्मन होते हैं उन्हें जो ब्रिटिश होते हैं, सिराजुद्दौला के दुश्मनों को जो ब्रिटिश होते हैं वो अपने यहाँ जगह देना शुरू कर देते हैं। तो ये 2-3 जो रीजंस होते हैं, पहला दस्तक, दूसरा उनके दुश्मनों को जगह देना, कलकत्ता की किलेबंदी, ये सब जो रीजन होते हैं वो रीजन बनते हैं यहाँ पर वॉर के रीजंस बनना वहाँ पर शुरू हो जाता है। अब जब सिराजुद्दौला ये देखता है कि ये तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सिराजुद्दौला जब ये देखेगा कि मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो वहां पर जाएगा और जहां पर वो किलेबंदी कर रहे थे, कासिम बाजार की जो इनकी फैक्ट्री होती है, कासिम बाजार की फैक्ट्री, वहां पर जाकर सिराजुद्दौला हमला कर देता है। ठीक है, हमला करने के बाद उस फैक्ट्री को वो नष्ट कर देता है, उस फैक्ट्री को वहां से हटाकर और ये किसके हाथ में छोड़कर चला जाता है, मणिक चंद्र के हाथ में ये जगह सिराजुद्दौला छोड़कर चला जाता है। अब देखिए बंगाल को मतलब कि भारत पर शासन स्थापित करने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर होती है बंगाल को जीतने के लिए वो होती है, एक तो आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये 2 इम्पोर्टेंट वॉर होती हैं। बैटल ऑफ बक्सर होती है 1757 में और बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764। इन दोनों ही वॉर में जो इंसान रहेगा, जो ब्रिटिश की तरफ से, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से जो एक व्यक्ति रहेगा वो रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। अब जैसे ही इन्हें ये खबर मिलती है रॉबर्ट क्लाइव को कि हमारे हाथ से बंगाल निकलता जा रहा है, उसकी सत्ता निकलती जा रही है, तो वो कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता आने के बाद जितने भी जो सिराजुद्दौला के दुश्मन होते हैं उन दुश्मनों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें लालच देते हैं और उसी लालच में आकर जितने भी इनके लोग होते हैं, सेनाधिकारी होते हैं, सेनापति होते हैं, जिनके अंदर में सेना काम कर रही होती है, उनसे हाथ मिला लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेते हैं और एक ये षड्यंत्र यहाँ पर रचा जाता है और इसी षड्यंत्र के माध्यम से बैटल ऑफ प्लासी आगे जाकर होती है। अब जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मेरी कंडीशन जो है, मेरी सिचुएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो वो सिराजुद्दौला पे रातों रात हमला कर देता है। जैसे ही सिराजुद्दौला पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमला करती है तो क्या होता है कि वो अचानक से हमला होता है और इसके लिए जो सिराजुद्दौला है वो बिल्कुल तैयार नहीं होता। अब जब तैयार नहीं होता तो सिराजुद्दौला बहुत घबरा जाता है और घबरा के वो क्या कर लेता है, अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर यहाँ पे कर ली जाती है। अभी ये राज नहीं खुला है कि सिराजुद्दौला के जो सेना में लोग हैं उनके साथ रॉबर्ट क्लाइव जो है षड्यंत्र रच चुका है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अचानक से हमला होने के बाद घबराकर सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि कर लेता है और इस संधि के माध्यम से इन्हें फिर से अपने जो राइट्स थे, जितने भी
जो इनके व्यापारिक अधिकार थे वो अधिकार वापस मिल जाते हैं। कलकत्ता की जो किलेबंदी थी उस किलेबंदी का अधिकार वापस मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक नहीं रुकती। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक नहीं रुकती, उसे अभी और चीजें चाहिए होती हैं। तो कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला पर ये इल्जाम लगाती है कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की जो संधि उनके साथ हुई उस ट्रीटी को तोड़ा है। अब सिराजुद्दौला भी समझ जाता है कि अब जो युद्ध का टाइम है वो आ गया है, दोनों तरफ से वॉर हो जाएगी। तो इसी युद्ध को देखते हुए 23 जून 1757 में युद्ध की तैयारी में दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं। अब एक तरफ क्या होती है, एक तरफ भारतीय सेना होती है जिसमें सिराजुद्दौला होता है, एक तरफ होती है सिराजुद्दौला, उसके साथ होते हैं मीर मदान और मोहन सिंह। किसके बीच और दूसरी तरफ जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो मिल चुके होते हैं वो मीर जाफर, जो कि इनका सेनापति होता है, सेनाधिकारी होता है मीर जाफर, रायदुल्लभ ये भी सेनाधिकारी होता है, खादिम खान ये भी सेनाधिकारी होता है, खादिम खान, मणिकचंद्र जिन्हें अलीनगर की संधि से पहले जब कासिम बाजार पर वो हमला करते हैं, कासिम बाजार के टाइम पीरियड में जिसके हाथ में सत्ता देकर जाता है सिराजुद्दौला, उसके साथ भी ये वो हाथ मिला लेते हैं। मणिकचंद्र ठीक है, और अमीन चंद ये व्यापारी होते हैं बहुत फेमस। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मीर मदान और मोहन सिंह की नेतृत्व में जो छोटी सी सेना होती है सिराजुद्दौला की, सिर्फ वो लड़ती रहती है, और एक बहुत बड़ा जो सेना का भाग होता है जिसे कि रायदुल्लभ, खादिम खान या मीर जाफर लीड कर रहे होते हैं, वो वैसा की वैसा युद्ध में खड़ा रहता है। और यही कारण होता है कि जो सिराजुद्दौला है इस युद्ध में हार जाता है। बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का जो किंग है, सम्राट है, शासक है, वो इस वॉर में हार जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में जो बंगाल की सत्ता होती है वो चली जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में 1757। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि कहा जाता है कि यही डेट है जब मिडाइवल टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत खत्म होता है और आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा हिस्टोरियन देते हैं कि यहीं से मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी जो सत्ता है वो अपने हाथ में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही इन लोगों से वादा किया हुआ होता है कि ऐसे हम आपको ये डिपार्टमेंट देंगे, हम आपको ये पॉलिसीज वो ये आपको राइट देंगे। तो यहाँ पर वो शासक बनाती है मीर जाफर को। मीर जाफर को यहाँ पर ये गद्दी पर बिठाती है और जब ये गद्दी पर बिठाती है तो इनका एहसान मानने के लिए, एहसान जताने के लिए इन्हें बेतहाशा बंगाल की जो दौलत होती है, बंगाल के जो पैसा होता है, बंगाल की प्रॉपर्टी होती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना शुरू कर देते हैं और उनकी जेबें भरना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि इस तरीके की जो लूट होती है, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद होना शुरू हुई, वो कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिली। ठीक है, और इसे लूट के बाद लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड में ही मीर जाफर को ये समझ आ जाता है कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते, हमारे तिजोरी इतनी नहीं है, जो सरकारी खजाना है वो इतना नहीं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेट को भर सके। और जब ये एहसास होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मीर जाफर हमारा कोई काम कर नहीं है, तो वो मीर जाफर को प्रेशर बनाते हैं कि वो अपने दामाद मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़।
तो ये 1757 से 1760 तक शासक रहते हैं और उसके बाद 1760 में मीर कासिम को शासक यहाँ का बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब मीर कासिम शासक बनता है तो मीर कासिम किसी के अंडर में रहकर काम करने वाले शासक नहीं होता। वो एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता है, वो एक इंडिपेंडेंट किंग बनना चाहता है जो किसी के अंडर में रहकर काम ना करे, जो कि एक अपने जो एरिया है, अपनी जहाँ पर उसकी टेरिटरीज है वहाँ पर वो डेवलपमेंट करे, वहाँ पर वो सेना को मजबूत करे, वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने आगे बढ़ाए। तो यहीं पर क्या होता है कि 1760 में जब मीर कासिम शासक बनता है तो शुरू में तो वो जिस तरीके से मीर जाफर ने अंग्रेजों की जेबें भरी, मीर कासिम भी बनना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, अब ज़रूरत है कि मैं अपनी सेना मजबूत करना शुरू करूँ। एक और चीज़ मीर कासिम करता है, मीर कासिम करता है कि जो ट्रेड फ्री, जो टैक्स फ्री ट्रेड करने का जो राइट ब्रिटिशर्स के पास था, वही राइट क्या होता है, वो इंडियंस को भी दे देता है। ठीक है, वो भारतीय व्यापारियों को वो अधिकार दे देता है। और जब वो देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखती है कि हम किस तरीके से इंडियंस हमारे इक्वल आ सकते हैं, इंडियन ट्रेडर्स किस तरीके से हमारे इक्वल आ सकते हैं, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्हें ये चीज़ बहुत नागवार हो सकती है कि जो भारतीय व्यापारी हमारे बराबर आ जाएंगे और उन्हें भी वही राइट्स मिलेंगे जो राइट्स हमें मिलेंगे। तो इस बात पे वो आपत्ति जताते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो मीर कासिम है वो अपनी राजधानी बदल लेते हैं, और जब राजधानी बदलते हैं तो वो अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, फिर फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते हैं। उस फैक्ट्री में कि जो औजार हैं वो औजार बने, हथियार बने, इन सारी चीज़ों को काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल जाता है कि हमारे लिए मीर कासिम एक खतरे की तरह है, खतरे की घंटी की तरह है। ठीक है, जैसे उन्हें ये पता चलता है वो इस बात से डर जाते हैं और मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को वो यहाँ का शासक बना देते हैं। लेकिन जब मीर कासिम को हटाते हैं तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जाता है एक यूनियन बनाना शुरू करता है। तो यूनियन बनाता है शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम दुर्ते। वही शाह आलम दुर्ते है जो कि मुगल शासक का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन अब इसकी जो पावर होती है वो एक नाम मात्र की रहती है और वो पावर करीबन खत्म ही हो चुकी होती है। तो अब टाइम पीरियड आता है, अब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दुर्ते एक साथ अपना यूनियन बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो यूनियन बनाते हैं 1764 में फिर इसी यूनियन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है वो युद्ध होता है, और इस युद्ध में ये युद्ध कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में भी भारत की संयुक्त सेना हार जाती है। ये युद्ध इस वजह से इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का जो युद्ध होता है उसमें ये एक षड्यंत्रकारी युद्ध होता है। ठीक है, वहाँ पर जो सेना होती है उस सेना के साथ उस सेना को अपने साथ मिला लिया जाता है, उन सेनाधिकारियों को अपने साथ मिला लिया जाता है और षड्यंत्र के माध्यम से उस युद्ध को जीता जाता है। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में एक भारत की संयुक्त सेना को, ठीक है, 3 जगहों के किंग की सेना को संयुक्त रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हराती है। इस वजह से कहा जाता है कि वास्तविक जो अधिकार होता है वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू होता है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद ही दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। उसी दोहरी शासन व्यवस्था पर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे की कहानी और आगे की